In this video, we are going to discuss about advent of Europeans and consolidation of British power in India. We are going to discuss it in detail. It will be in a Urdu medium. So, हम शुरू करते हैं. पहले हम बोलोगे बाप रे उर्दू में बात. चलो तो अब शुरू करते हैं. हम शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो हम शुरू करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से. तो अगर हम बात करेंगे एनिशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री की, हम आसानी से ये नहीं बोल सकते कि कब एक पीरियड एंड होता है और दूसरा शुरू, तो ये क्लियर नहीं है. तो अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से. तो हमें स्टार्ट करना है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से. तो पहले ही हम मेडिवल पीरियड जो कि 15th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है, उसमें हमें मुग़लों का शासनकाल देखने को मिला. और पहले जो स्टार्टिंग होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, वो पुर्तगीज़ से होती हैं, ये आपको पता होगा. जबकि जिसने सी रूट डिस्कवर किया था, जिसके थ्रू वो इंडिया पहुंचा. 17th सेंचुरी में हमें रोमन एम्पायर डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि अरब्स की जो डोमिनेशन थी वो इजिप्ट और पर्शिया पे थी. जो यूरोपियंस जो इंडियंस को यूरोपियन से डायरेक्ट कांटेक्ट था, वो डिक्लाइन हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से जो इंडियन कमोडिटीज़ थी जैसे कि कैल्शियस सिलिक था, स्पाइसेस थे, प्रेशियस स्टोन्स थे, उनकी जो डिमांड थी वो भी इफेक्ट हमें देखने को मिली. ठीक है, मगर जो इंडियन गुड्स थी वो पहुंच गई यूरोपियन मार्केट्स में थ्रू, जो कि अरब मुस्लिम इंटरमीडिएट्स थे, यहाँ मीडिएटर्स थे यहाँ पे, उनके थ्रू वो यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंच गई. और जो रेड सी जो था, रेड सी ट्रेड रूट जो था, वो स्टेट मोनोपोली थी, जिनकी मदद से जो अरब्स थे उन्होंने खूब रेवेन्यू कमाया. उसके अलावा जो लैंड रूट्स थे उस पर भी हमें अरब्स का कंट्रोल देखने को मिला. तो उसी दौरान जो यूरोपियंस थे उनको शौक था कि वो उनको डायरेक्ट सी रूट मिल जाए इंडिया तक. तो 15th सेंचुरी में यूरोप जो था वो रेनेसेंस के अंडर था. उसी दौरान जो यूरोपियंस ने शिप बिल्डिंग स्टार्ट की, तो उसका काम उन्होंने जारी किया. उसके साथ साथ जो नेविगेशन की जो वर्क थी उन्होंने स्टार्ट की. तो यूरोपियंस की जो एक मतलब चाहत थी कि वो नई नई जगहों का पता लगाए. तो उसी दौरान जो हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो प्रोग्रेस देखने को मिली यूरोप में. किसकी वजह से? जो उनका लैंड था अंडर द कल्टीवेशन, उसकी वजह से, जिसमें उन्होंने नए ट्रिक्स और टेक्निक्स अडेप्ट किए. क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप रोटेशन, वो जैसे सप्लाई ऑफ मीट, उसकी वजह से उनमें जो खुशहाली थी वो और ज़्यादा बढ़ गई. और जो उनके ओरिएंटल गुड्स थे, जो कि एशिया के लग्जरी गुड्स थे, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई. और जो स्पाइसेस थी उनकी भी डिमांड हमें इंक्रीज देखने को मिली. उसी दौरान वेनिस एंड जोनिया जो था, उसकी डोमिनेंस हमें मेडिटेरियन सी पे देखने को मिल रही थी. उसके थ्रू वो ओरिएंटल गुड्स जो कि एसोसिएट थी एशिया से, स्पेशली जापान और चाइना, वो बहुत कम थी. तो जो ओटोमन तुर्कस थे वो ज़्यादा पावरफुल थे. उनकी जो वो चाहते थे कि वो एक्सप्लोर करे नई नई प्लेसेस, जैसे कि मैंने बोला, तो उस वजह से उनको एक्सप्लोरेशन करनी पड़ी. जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे कि मैंने बोला जैसे मैं बोला कि यूके, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, वो सारी तैयार हो गई पोर्तुगल एंड स्पेन को ऐड करने के लिए. तो एक तो वो उनको पैसा देना चाहते थे, और दूसरा वर्क फोर्स जो कि जीनोस थे, वो भी रेडी थे टेक्निकल नॉलेज और शिप्स देने के लिए उनको. और पाया गया कि जो पोर्तुगल की लीडरशिप थी वो क्रिस्टोडोम में वो रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द इस्लाम. तो हिस्टोरियंस लिखते हैं जो फाइटिंग हुई ओशन रूट की इंडिया तक, वो एक शौक था प्रिंस हेनरी का, जो कि एक पुर्तगाल था, जिसे नेविगेटर, जो उस टाइम का नेविगेटर था, तो उसको शौक था कि वो मुस्लिम डोमिनेंस की जो मोनोपोली थी उसको एबॉलिश करे. पोपी निकोलस वी ने 1454 में प्रिंस हेनरी को एक बेल दिया. तो उसके साथ उसको परमिशन दी कि वो सी रूट को नेविगेट कर सकता है. और वो चाहता था कि जो उसकी अपनी जो रिलीजन था वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो जाए. मगर वो उससे पहले ही
इंतकाल कर गए। तो 1497 में जब ट्रीटी ऑफ टोरडेल्स हमें देखने को मिली, जो कि 1949 में आई थी, उसके तहत जो भी रूलर्स थे पुर्तगाल एंड स्पेन के, जो कि नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड में बढ़ गए। तो केप वर्दी आइलैंड्स में हमें ये देखने को मिला। उसके बाद जो ट्रीटी थी, ट्रीटी के तहत जो पुर्तगाल थे वो सब पे अपना कब्जा जमाना चाहता था, मोस्टली इन वेस्ट की तरफ। तो उस सिचुएशन में जो पुर्तगीज के लोग थे, जो भी वाटर्स थे अराउंड द वर्ल्ड, उन पे हमला करने की तैयारी में लगी। उससे पहले 1487 में पुर्तगीज का एक नेविगेटर जिसका नाम था बर्थलोमेउ डायस, जो कि केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका को केप ऑफ गुड अफ्रीका में हमें देखने को मिलता है, ईस्टर्न कोस्ट जो थे वहाँ पे। तो उनको अपनी जो पावर थी वो उनको अब उसने अपनी पावर में ले लिया। तो उससे आखिर एक सी रूट की डिस्कवरी हुई इंडिया तक। लेकिन 10 साल के बाद जो पुर्तगीज शिप्स इंडिया की खोज में लग गए, तो आखिरकार 11 साल लगे उनको सी रूट ढूंढने में इंडिया तक। तो इन मई 1498 में वो यहाँ पहुँचे। अब हम करते हैं बात कैसे वो ट्रेडिंग से रूलिंग तक पहुंच गए। जब वास्को डी गामा की 3 शिप्स की एंट्री देखने को मिली, जिनको लीड कर रहा था वो एक गुजराती पायलट था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो ये हमें कालीकट में देखने को मिला इन 1498 में। और जो उस टाइम का रूलर था गुजरात का, उसका नाम था जमोरिन, जो कि एक हिंदू रूलर था जिसे स्वर्णथी भी कहा जाता है। लेकिन उसको कोई मतलब खौफ नहीं था कि जो यूरोपियंस थे उनके जो इंटेंशंस थे उनका। और जो जमोरिन थे उसकी अच्छी पोजीशन थी, वो एक एंटरपोर्ट था, यानी उसका अपना माल गोदाम की जगह थी डॉक्स पे। तो उसने वास्को डी गामा को वेलकम किया। और जो अरब ट्रेडर्स थे जो कि मलाबार कोस्ट में थे, उनका जो अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था, उनको भी कोई परवाह नहीं थी। तो उस टाइम जो ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ इंडिया था उसमें बहुत सारी मतलब पार्टिसिपेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकनस, अरबनस, इंडियंस और भी बहुत सारे। तो अब आते हैं तो उनको सबको अपने जो टैक्टिक रूल्स थे वो अपने हिसाब से चल रहे थे और अपने हिसाब से कंडक्ट कर रहे थे। तो सब अपनी डोमिनेंस अचीव करना चाहते थे और पुर्तगीज चाहता था कि वो ट्रेड मोनोपोलाइज करे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। वास्को डी गामा ने स्टे किया इंडिया में 3 मंथ्स तक। जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचे, उसने अपने साथ एक बोट ली थी जो कि उस टाइम बहुत कीमती थी। उसने उसको यूरोपियन मार्केट में भेजा और फिर बहुत प्रॉफिट कमाया। और बहुत सारे प्रॉफिट सीकिंग मर्चेंट्स आए डायरेक्टली ट्रेड करने के लिए इंडिया में। तो पेड्रो अल्वारेस कार्बल जो थे, उन्होंने उन वॉयज को रोकने की कोशिश की। तो उसने उनको बिल्कुल नेगोशिएट किया। उसने खुद की जो एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी कालीकट में, जहां वो आया था 1500 में सितंबर में। तो कन्फ्लिक्ट हुआ पुर्तगीज और पुर्तगीज जो कि उनकी फैक्ट्रीज थी कालीकट में, तो उस वजह से जो लोकल पीपल था उन्होंने उन पे अटैक करना शुरू किया, जिसमें कई पुर्तगीज लोगों की जाने गई। यहाँ से कार्बल ने अरब मर्चेंट्स के शिप्स को सीज किया और उसमें से उनके बहुत सारे लोगों को भी मार गिराया। उसके साथ साथ उनके जो भी शिप्स थे उनको जला दिया। कार्बल ने उस दौरान कालीकट में बहुत मतलब तबाही की। आखिरकार उसने चोचिन एंड कैन्नौर के लोगों के साथ ट्रीटीज बनाना शुरू किया। उसके बाद वास्को डी गामा फिर से इंडिया आता है 1501 में। तो जमोरिन जो रूलर था कालीकट का, वो सफल नहीं हुआ अरब मर्चेंट्स को एक्सक्लूड करने में, क्योंकि वो पुर्तगीज के फेवर में थे, क्योंकि अरब के साथ उनको दुश्मनी देखने को मिलती थी। उसके बाद उसने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप की चोचिन एंड कैन्नौर में। उसने उनके सेंटर्स जो थे उनको मजबूत बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो सतीश चंद्र अपनी राय का इजहार इस तरह करते हैं कि जो वास्को डी गामा थे वो कालीकट आए 1498 में, जो कि शुरुआत थी एक नए दौर की तारीख की, खासकर यूरोप और एशिया के साथ उन को कमर्शियल रिलेशंस जो थे। तो ये एक सपना पूरा होने को था कि जो ट्रेड था वो इंक्रीज होने लगा था। तो पुर्तगीज के लिए जो ओपनिंग थी सी रूट की, वो एक साजिश थी जो कि अरब्स, मुस्लिम्स या तुर्किस थे उनको कंसिडर किया जाता था, वो क्रिश्चियनिटी के दुश्मन है। तो ये डायरेक्ट सी लिंक थी इंडिया तक, जो कि मोनोपोली थी अरब्स और तुर्किस की, उसको ख़त्म किया गया। तो उसके बाद फ्रांसिस डी अल्मीडा को अपॉइंट किया गया
एज ए गवर्नर। तो 3 साल की उसकी टर्म रही पुर्तगीज इंटरेस्ट्स बचाने के लिए। तो उससे कहा गया कि आप पुर्तगीज की पोजीशन और बढ़ाने के लिए इंडिया में और जो मुस्लिम ट्रेड थे उन पे पुर्तगीज की पोजीशन बना लो। तो उससे जो एडन और मोज़ और मलाक्का जैसे कई जगहों पे उनको सीज किया उसने। तो उसके साथ साथ उसने किले बनाने शुरू किए, जैसे कि अजवंदा, चोचिन, कन्नौर और कलिवा में। मगर जो अल्मीडा थे और जो जमोरिन थे, उन दोनों को जो ममलूक सुल्तान जो कि इजिप्ट का, उनकी तरफ से थ्रेट देखने को मिली। तो उसको एनकरेजमेंट मिली थी मर्चेंट ऑफ वेनिस से, जिसका जो खुद का एक कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स था, वो भी एक खतरे में थे पुर्तगीज की इंटरफेरेंस से। तो उस वजह से उनको खतरा देखने को मिला। जो इजिप्टियंस थे उन्होंने बहुत कोशिश की पुर्तगीज के लोगों को रोकने की रेड सी पे, मगर वो नाकाम रहे। 1507 में पुर्तगीज को डिफीट किया गया नावल बैटल में, जो कि दीव में हुआ, जिसमें गुजरात और इजिप्टियन नेवी शामिल थे। उसके साथ ही जो अल्मीडा के सन थे, उसको उस बैटल में मारा गया। तो अल्मीडा का जो विजन था, वो चाहता था कि वो पुर्तगीज को मास्टर बनाए इंडियन ओशन का, और उसकी जो पॉलिसी थी उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, वो उसने इशू की थी। तो उसके बाद जो अल्फांसो डी अल्बुराकी आया, उसने सक्सीड किया अल्मीडा को। उसने सक्सीड किया अल्मीडा को। अल्फांसो डी अल्बुराकी जो था, वो उसे रियल फाउंडर कहा जाता है पुर्तगीज पावर ऑफ ईस्ट का। तो उससे उसका एक काम बहुत ही तारीफों के लायक था कि वो उस मतलब इंडियन ओशन पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल बनाया उसने पुर्तगीज का, जिसकी मदद से जो पुर्तगीज का पावर था उसका स्ट्रांग होल्ड आया, जैसे कि ईस्ट अफ्रीका में, रेड सी पे, मलाबार में, मलाक्का में, एक्स्ट्रा। तो पुर्तगीज ने अल्बुराकी के अंडर अपना स्ट्रांग होल्ड बनाया, जिसकी वजह से पुर्तगीज का कंट्रोल आया जो भी शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे उन पे। उस दौरान रेड सी के रीजन्स में टिम्बर की कमी देखने को मिली, जिससे जो पुर्तगीज के ऑब्जेक्टिव्स थे वो और ज़्यादा मजबूत हो गए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद वो पहला इंसान, जिसका नाम था सुल्तान ऑफ बीजापुर 1510 में, जो कि अंडर यूरोपियंस में आया। तो उसने पहले सेटी सिस्टम को ख़त्म किया, और जो पुर्तगीज मैन थे उनको अल्बुराकी ने इनकरेज किया कि आप इंडियन वाइव्स लो। तो उस दौरान हमें गोवा और नॉर्थ प्रोविंसेस में वो मतलब वहाँ रहते थे, तो वो खुद को विलेज लैंड लॉर्ड्स वहाँ के बोलने लगे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने न्यू रोड्स और इरिगेशन वर्क्स की थी, और उन्होंने वहाँ पे न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए, जिनमें से कैशूनट, कोकोनट प्लांटेशन और भी बहुत सारी प्लांटेशन शामिल थी। चोचिन और गोवा में वो क्राफ्ट्समैन और आर्टिजन्स बन गए। असल में वो ट्रेडर्स थे। तो ऐसे हमें मतलब नई सेटलमेंट्स देखने को मिली। व्यू में हमें ये देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम्स के ट्रेड सिस्टम थे, उनको अल्बुराकी की पॉलिसी जब आई, उस पे मतलब उन पे इम्पैक्ट देखने को मिला हमें। और अल्बुराकी ने बहुत कोशिश की कि वो पुर्तगीज पावर को स्ट्रेंथन करे, ताकि उसके साथ साथ उनकी जो मतलब इंडियन वाइव्स हैं, मतलब उनको बोला उनसे आप मतलब शादी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नीनो दा चुना की। उसने एज्यूम किया ऑफिस ऑफ गवर्नर 1529 में। तो 1 साल के बाद ही उसने पुर्तगीज गवर्नमेंट की हेडक्वार्टर्स शिफ्ट की चोचिन से गोवा तक। और हमें बहादुर शाह जो था गुजरात के, उसको कन्फ्लिक्ट देखने को, उसका और मुगल एम्पायर का कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, जो कि मुगल एम्पायर उस टाइम हुमायूं के अंडर थी। उसमें पुर्तगीज की हेल्प से उसने 1534 में इजलैंड ऑफ बेसन को पुर्तगीज के हवाले किया। उसी के दौरान बहादुर शाह और पुर्तगीज की रिलेशनशिप जो थी वो बिगड़ गई, क्योंकि हुमायूं ने विड्रा किया गुजरात से 1536 में। जो इनहेबिटेंट्स थे उस टाउन के, वो पुर्तगीज से लड़ने लगे, और अब बहादुर शाह जो थे वो पार्टीशन पे आ गए। उसके साथ ही बहादुर शाह को मार दिया जाता है 1537 में। और नानू दा चिनुआ जो थे, वो पुर्तगीज इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था बंगाल पे, और उसने वहाँ हुगली को हेडक्वार्टर बना दिया। अब करते हैं हम बात फेवरेबल कंडीशंस जो थी पुर्तगीज की, वो कैसे थी। गुजरात को उस दौरान महमूद बगरा रूल कर रहा था। 1458 से 1511 तक उसका शासनकाल रहा है। और नॉर्थर्न पार्ट में जो सुमाल पावर्स थे वो डिवाइड होने को थे, और दक्कन में जो सुमाल ब्राह्मणी किंगडम थे
था वो भी अब स्मॉलर किंगडम्स में डिवाइड होने को था, और अब जो उनकी नावल स्ट्रेंथ थी वो भी खास नहीं थी। यहाँ से जो चाइनीज़ एम्पायर ने प्लान किया कि वो चाइनीज़ शिप्स के साथ आए, उस हिसाब से अरब मर्चेंट जो थे उनकी जो डोमिनेंस इंडियन ओशन पे थी वो धीरे धीरे कम होने लगी ड्यू टू द पुर्तगीज़। अब करते हैं हम बात पुर्तगीज़ स्टेट की। जो पुर्तगीज़ की स्टेट थी जो कि जिसका होल्ड था मतलब वो बहुत से ज़्यादा मतलब इंडिया पे देखने को मिला उसका, तो मनी ऑफ द कोस्टल पार्ट्स जो थे इंडिया के वो पुर्तगीज़ पावर के अंडर थे। उसके अलावा उसने 60 माइल्स ऑफ कोस्ट को ऑक्यूपाई किया था गोवा में। उसके अलावा जो 4 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे इंडिया के जिसमें से मैंगलोर, कन्नौर, चोचिन, कालीकट थे, उन पे पुर्तगीज़ पावर हमें देखने को मिला। मगर एक्सेप्टेड पुर्तगीज़ पावर हमें मलाबार पे देखने को नहीं मिला, और जो लोकल रूलर्स थे उन पे ज़्यादातर देखने को मिला, और उसका जो इन्फ्लुएंस था जो कि उसको स्पाइसेस ग्रोइंग में काम आए। तो उसके अलावा पुर्तगीज़ ने एस्टेब्लिश किए मिलिट्री पोस्ट्स एंड सेटलमेंट्स चेन्नई, सैन थॉमी में और नागापट्टनम आंध्रा में। तो उसके अलावा उसने एक वेल्दी सेटलमेंट यानी बंदोबस्त लाए हुगली में वेस्ट बंगाल के। तो उसी दौरान ट्रीटीज़ को साइन किया गया गोवा और दक्कन सुल्तानस के दरमियान 1570 में। मगर जो भी उससे पहले मतलब बैटल्स हुए थे दक्कनी मुगल्स, विजयनगराया, दक्कन सुल्तानस और मुगल्स और मराठस के दरमियान, उनमें भी पुर्तगाल ने बहुत रोल प्ले किया था। तो इंटरेस्टिंगली जो पुर्तगीज़ थे वो पहले यूरोपियंस थे जो कि इंडिया आए, मगर एट लास्ट उनको मतलब ये लैंड थी वो वापस करनी पड़ी 1961 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दामन एंड दीव और गोवा को रिकैप्चर किया। अब करते हैं हम बात पुर्तगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा इंडिया में। उस दौरान जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन था वो वाइसराय हुआ करता था जिसका कार्यकाल 3 इयर्स तक रहा। तो जो रेस्पॉन्सिबल हुआ करते थे रेवेन्यूज एंड जो कार्गो शिप्स थी उनके लिए, और जो किले थे अफ्रीका एंड चाइना के उनकी जो पावर था उसका पावर इंक्रीज देखने को मिला। तो अब करते हैं हम बात जो रिलीजियस पॉलिसी थी पुर्तगीज़ की वो क्या थी। जो मूर वंश था वो बड़े मतलब दुश्मन थे पुर्तगीज़ के, तो पुर्तगीज़ चाहता था जो क्रिश्चियनिटी को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट हो जाए, और उसी दौरान वो मतलब मुस्लिम्स को सताने लगे, लेकिन उसका कब्ज़ा गोवा पे आया। तो जब उनका मतलब कब्जा गोवा पे आया तो फिर हिंदूज को भी वो सताने लगे। जो सोसाइटी ऑफ जीसस थी उन्होंने अपनी इम्प्रेशन मतलब दिखाया अकबर के कोर्ट में, क्योंकि अकबर बहुत ही इंटरेस्टेड थे मतलब क्वेश्चंस ऑफ थियोलॉजी में मतलब जानने के लिए, यानी वो मतलब क्वेश्चंस ऑफ गॉड पे क्वेश्चंस मतलब करना पसंद कर रहे थे। तो सितंबर 1579 में अकबर ने एक लेटर फॉरवर्ड की अथॉरिटीज़ ऑफ गोवा को कि वो मतलब टू लर्नड प्रीस्ट्स को भेजे जिनके पास ज़्यादा मतलब नॉलेज हो। तो गोवा की जो अथॉरिटी थी, पुर्तगीज़ अथॉरिटी थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनका जो अपना मुद्दा था क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। तो 2 फादर्स को चुना गया जिनका नाम, एक का नाम था रोडोल्फो अक्वाविवा और दूसरा का नाम था एंटोनियो मोनास्ट्री। तो जब वो फतेहपुर सीकरी पहुँचे फरवरी 28, 1580 में, तो उनको बहुत इज्जत मिली। तो उसके बाद वो वापस गए 1583 में। तो उसी के बाद सेकंड मिशन में भी फिर से प्रीस्ट्स को बुलाया गया, इसी तरह थर्ड मिशन में भी ये प्रोसेस चलती रही 1595 तक। और जो थर्ड मिशन में 2 फादर्स को चुना गया जिसमें से जेरोमी एंड इमोनुल पिनारियो को मतलब चुना गया उस मिशन के लिए। तो जो प्रिंस सालिम को उस दौरान मतलब गद्दी पे बिठाया गया, जिसको मतलब नूर मोहम्मद जहांगीर के नाम से भी हम जानते हैं। तो उसने जो एक मिशन मतलब बुलाया अकबर के कोर्ट में, उसने नेगलेक्ट किया, तो उस प्रोसेस को ख़त्म किया गया। फिर इन 1606 में उसने रिन्यू किया उनके जो फेवर्स थे, तो उन मिशंस को की जो प्रोसेस थी वो फिर से शुरू की गई। तो 1608 में 20 बैप्टिज्म्स यानी क्रिश्चियनिटी में मतलब एक दाखिल होने की रस्म मतलब चलाई गई आगरा में। जहांगीर को उनके साथ मतलब अच्छा खासा चल रहा था, जिसकी मदद से वो और भी ज़्यादा होपफुल थे। तो आखिरकार जो पुर्तगीज़ ने अपना फेवर उनका था वो लूज़ किया मुगल से। इन 1608 जब कैप्टन विलियम हॉकिंस अपनी मतलब शिप्स के साथ जिसका नाम हेक्टर था
सूरत पहुँचे। उसने अपने साथ एक मतलब लेटर भी लाई थी जो जेम्स वन की तरफ से थी, जो किंग ऑफ इंग्लैंड का था उस टाइम, और जहांगीर को दी कि वो उसको परमिशन के लिए मतलब उनसे परमिशन मांगने चाहते थे कि वो इंडिया में बिजनेस करे। तो फादर पिनारियो जो कि स्पेनिशिस्ट था और जो पुर्तगीज़ अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने बहुत कोशिश की विलियम हॉकिंस को रोकने की मुगल कोर्ट से पहुंचने से पहले, मगर वो नाकाम रहे। तो जहांगीर ने एक्सेप्ट किया हॉकिंस की जो गिफ्ट्स थे उनको, और उसके साथ उनको वेलकम किया गया। 1609 में हॉकिंस को तुर्की लैंग्वेज ये हमें मतलब 1609 में उनको वेलकम किया गया। और जो हॉकिंस थे उसके अलावा ये तुर्की लैंग्वेज भी अच्छी तरीके से जानता था। तो जहांगीर ने उसको अपॉइंट किया एज ए मनसबदार, जिसकी वजह से जो पुर्तगीज़ लोग थे वो मतलब नाराज़ हुए उससे, और पुर्तगीज़ ने इंग्लिश शिप्स को रोका सूरत में एंटर होने से। एटलीस्ट वो कामयाब हो गए। हॉकिंस को मतलब वापस भगाया गया नवंबर 1612 में। इंग्लिश शिप जिसका नाम ड्रैगन था, तो उसकी मतलब इन्वेंट हमें देखने को मिलती हैं। उसके साथ उनके साथ और एक शिप थी, छोटी शिप थी, जिसका नाम ओसिंडर था। तो फाइनली वो ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए। ऊपर से जो पुर्तगीज़ लूट मार कर रहे थे, उसकी वजह से जो पुर्तगीज़ और मुगल गवर्नमेंट जो थी उनके दरमियान कन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले, और पुर्तगीज़ ने बहुत सारी मुस्लिम्स को मतलब कैद किया, और उनकी जो शिप्स थी उनको उनको लूट लिया। तो शाहजहां के टाइम पे हमें पुर्तगीज़ का इन्फ्लुएंस, उनके जो एडवांटेजेस थे वो उठा रहे थे इंडिया से, तो वो हमें कम देखने को मिले। तो उसी के साथ ही जो पुर्तगीज़ ने कैप्चर किया हुगली को ऑन द बेसिस ऑफ जो कि उनके वहाँ फरमान मिले जो कि उनको फरमान मिले थे मुगल गवर्नमेंट की तरफ से 1579 में। उन्होंने सेटल डाउन किया था सिटी गांव की एक जगह जो कि बंगाल में है, जहां पे वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करते थे। 5 ईयर्स के बाद उन्होंने वहाँ पोजीशन और मजबूत की, क्योंकि उन्होंने वहाँ नई बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की। उसकी वजह से माइग्रेशन देखने मिली सिटा गांव से हुगली तक। और उनकी जो मोनोपोली थी मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट पे, उसकी साथ ही और टबैको पे उन्होंने टैक्स लागू किया, जिसकी शुरुआत 17th सेंचुरी में हमें देखने को मिलती है। पुर्तगीज़ मतलब पैसा कमाने के साथ साथ उसने अब मतलब हिंदू मुस्लिम जो चिल्ड्रंस थे उनको स्लेव्स बना दिया था। तो जून 24 में 1632 में मुगल्स ने हुगली पे कब्जा किया। शाहजहां ने ऑर्डर किया कि बंगाल के गवर्नर जो कि उस टाइम था कासिम खान, कि वो एक्शन ले पुर्तगीज़ के खिलाफ। आखिरकार जो पुर्तगीज़ को मतलब वो जगह छोड़ने पे उसने मजबूर किया। उसी दौरान मुगल्स ने 1000 मैन्स को खोया, लेकिन जो मुगल्स ने भी उनके जो 400 मतलब पर्सनस थे उनको प्रिजनर्स बनाया, जिन्होंने फिर मतलब इस्लाम कबूल किया और वो फिर स्लेव्स बन गए। उसके बाद क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस हमें फॉल देखने को मिला। उसके बाद 18th सेंचुरी में हमें पुर्तगीज़ का डिक्लाइन देखने को मिला। उनका जो इन्फ्लुएंस और कमर्शियल इन्फ्लुएंस था वो मतलब धीरे धीरे कम होते गया। फिर उन्होंने फिर भी मतलब वो थोड़ा ट्रेड कर रहे थे, उसके साथ साथ मगर वो चोरियाँ डाके लूट मार कर रहे थे वो जारी था। तो ज़्यादातर हुगली में धीरे धीरे उनकी जो एडवांटेजेस थी वो कम होती गई, क्योंकि जो इमरजेंस हुई थी मतलब पावरफुल डायनास्टीज हुई, मतलब जो इमरजेंस हुई पावरफुल डायनास्टीज जैसे इजिप्ट, पर्शिया एक्स्ट्रा, और जो कि नॉर्थ इंडिया में हमें देखने को मिली। और उसके साथ साथ मराठास का राइज हमें देखने को मिला। उन्होंने जो बेसनौर सालासती को पुर्तगीज़ के अंडर मतलब जो कि पुर्तगीज़ के अंडर हुआ करती थी, उन्होंने इसको कैप्चर किया 1739 में। जो रिलीजियस पॉलिसीज़ पुर्तगीज़ चला रहे थे उसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम्स थे वो बहुत इफेक्टिव हुए, जिसकी वजह से जो सोसाइटी थी उसमें एरोगेंस एंड वायलेंस ज़्यादा से ज़्यादा फैल गई। तो जब ब्राज़ील की डिस्कवरी हुई, उन्होंने मतलब जो उनकी कॉलोनाइजिंग एक्टिविटीज़ जो पुर्तगीज़ की थी उनको उन्होंने डाइवर्ट किया, और जो स्पेनिश और पुर्तगाल किंगडम्स थे वो छोटी छोटी किंगडम्स में बढ़ गए 1580 से 81 के दरमियान, जिसकी वजह से स्पेन में वारस देखने को हमें मिले इंग्लैंड और हॉलैंड पे। उसके जो पुर्तगीज़ की जो मोनोपोली थी ट्रेड पे वो ख़त्म होने को थी, तो फिर वो ख़त्म हो गई। तो ये मोनोपोली थी पुर्तगीज़ की सी रूट्स की, वो भी सीक्रेट नहीं रही आखिरकार। एट लास्ट डच और इंग्लिश की सफल हुई सी रूट, वो मतलब उन्होंने सी रूट ढूंढने में वो कामयाब हुए। व्यू में कहा गया है कि जो इंडिया में पुर्तगीज़ आया उसने यहाँ पे बहुत फ़ायदा कमाया, जिससे कि वो और भी स्ट्रांग हो गए। आखिरकार उनको इंडिया छोड़ के वापस जाना पड़ा। तो उसके मज़ीद आपको मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आप खुद पढ़ सकते हो, राइज एंड फॉल ऑफ पुर्तगीज़। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो पुर्तगीज़
पोजेशंस थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने को थी, और जो स्पाइस ट्रेड था उनका उस पे डच के मतलब वो डच के कंट्रोल में आया, और जो गोवा ब्राज़ील के का जो पावर था वो उसमें आया, मतलब गोवा ब्राज़ील के पावर में आया, और जो उनके इकोनॉमिक सेंटर्स हुआ करते थे पुर्तगाल में, उसके बाद 1683 में मराठास ने गोवा को इन्वेड किया। अब हम बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस रहे पुर्तगीज़ एंड पुर्तगीज़ की क्या सिग्निफिकेंस रही। तो जो पुर्तगीज़ का आना था एक मार्क किया जाता है कि जो इमरजेंस ऑफ नावल पावर, तो इसे मार्क किया जाता है, जिसमें मतलब जो पुर्तगीज शिप्स और उनकी जो मोनोपोली थी ट्रेड पे वो देखने को मिली, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत से फ़ायदे उठाए इंडिया ओशन ट्रेडिंग सिस्टम का। उसके साथ साथ उनको जो मतलब वीपन्स थे, हथियार थे उनके, वो भी कम नहीं थे जिनको उन्होंने यूज़ किया 1630 में डच प्रेशर को काउंटर करने के लिए। उस प्रैक्टिस को पहले अडॉप्ट की थी फ्रेंच और इंग्लिश ने जब उन्होंने टेकअप किया मराठास और सिख्स पे, लेकिन पुर्तगीज़ मास्टर थे, उनके पास बहुत सारे मतलब टेक्निक्स थी, वो इंडियन मतलब बिल्डर्स जो थे उन्होंने भी मतलब स्किल्स अडाप्ट किए उनसे। उसके साथ साथ जो मुगल्स और मराठास थे वो भी मतलब उनसे सीखने लगे, डचेस और इंग्लिशेस भी। और पुर्तगीज़ ने जो उनकी जो रिलीजियस पर सेक्शंस थी वो स्टार्ट किए अपने, मतलब उसके साथ साथ उसने स्कल्पचर, पेंटिंग, कार्विंग मतलब उनमें उन्होंने महारत हासिल की ताकि वो यूरोपियन आर्ट का इन्फ्लुएंस कंट्रोल में रख सके। ठीक है, तो उन्होंने गोवा में सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, मटेरियल वर्क्स और भी स्कल्पचर वुड वर्क में भी कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद डचेस आए, अब हम डचेस की बात करते हैं। हम मतलब डचेस की जो योगीज हैं मतलब इनके पहले थोड़ा बहुत जानते हैं, इससे पहले तो हमें देखने को मिली जिसमें कॉर्नेलियस डी होटमैन पहले व्यक्ति थे जो डचमैन था। वो सुमात्रा एंड बंटाम पहुंचा 1596 में, जो कि उस दौरान स्टेटस जनरल था नेदरलैंड का। उसने बहुत ट्रेडिंग कंपनीज को मिलाया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी नेदरलैंड की, ताकि वो ट्रीटीज को पोजेस करे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसी डच सेटलमेंट्स का अराइवल हमें देखने को मिला है। तो इन्होंने फाउंड की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम आंध्रा में 1605 में। वो अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स को एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि वो उनको मतलब थ्रेट देखने को मिली पुर्तगीज से। तो डचेस ने कैप्चर किया नागापट्टनम, जो कि मद्रास के पास ही एक जगह थी। पुर्तगीज से उसको मतलब उन्होंने वहाँ से अपना जो स्ट्रांग होल्ड है वो बना के रखा। उसके बाद उन्होंने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गुजरात, यूपी, बिहार और बंगाल में भी। उसके साथ पॉलीकट में भी एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया, और भी कई सारी जगहों पे हमें ये देखने को मिला। वो यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया में इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। उसके साथ साथ और भी वो मतलब टेक्सटाइल, सिल्क और कोरमंडल, गुजरात, बंगाल की मतलब और बिहार के जो साल्ट था उस पे बिहार का साल्ट और उसका ओपियम एंड राइस जो था गंगा वैली का उससे। तो उसके बाद जो एंग्लो डच रिवाइवली हुई, यानी उनके दरमियान दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई, जब से मतलब सीरियस चैलेंज देखने को मिला कमर्शियल इंटरेस्ट जो डचेस के थे, जिसकी वजह से वो बहुत मतलब वहाँ पे खून खराबा देखने को मिला, जिससे उनकी जो रिवाइवली थी यानी दुश्मनी थी उसमें और इजाफा देखने को मिला बिटवीन इंग्लिश एंड डचेस में। तो जो अम्बोनिया थी एक जगह, वहाँ तक वो इन्फ्लुएंस पहुँचा जो कि इंडोनेशिया में हमें देखने को मिलती हैं। तो जब डच ने कैप्चर किया पुर्तगीज़ को 1605 में, वहाँ पे 9 जापानीज़ और 10 इंग्लिशमैन इसको मार दिया गया। तो उसके बाद जो यूरोपियन कंपनीज थी उनकी जो मतलब दुश्मनी थी वो बढ़ गई और उनमें कन्फ्लिक्ट हो गए। तो आखिरकार वो कंप्रोमाइज़ पे पहुँची 1667 में, जब ब्रिटिश ने एग्री किया कि जो भी उनके क्लेम्स थे उनको विड्रा किया उन्होंने इंडोनेशिया में। तो डचेस अब चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए इंडोनेशिया से। इन्होंने मोनोपोलाइज किया जो कि ब्लैक पेपर एंड स्पेशीज की ट्रेड था उसको, और जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ थी लाइक सिल्क था, कॉटन था, इंडिगो था, राइस था, ओपियम था, उन पे भी वो मतलब मोनोपोली करना चाहते थे। उसके साथ ही डिक्लाइन देखने को मिला डचेस का इंडिया में। तो डचेस अब तैयार थे मतलब इंडो चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेड मतलब वो वहाँ पे भी ट्रेड करना चाहते थे। उसके साथ थर्ड एंग्लो डच वार 1672 से 74 तक हमें देखने को मिलता है। तो जिसमें इंग्लिश और सूरत वो मतलब कट हुए और उनकी जो इंग्लिश शिप्स को थी उनको कैप्चर किया गया बंगाल में डच फोर्सेस ने। लेकिन बैटल ऑफ हुगली जो हुआ उसमें डचेस डिफीट हुए 1759 में।
डचेस बहुत इंटरेस्टिंग थे एम्पायर बिल्डिंग में, और उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट था जो कि उनको इंडोनेशिया में थे, उसके थ्रू वो बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे। तो अब बात करते हैं हम द इंग्लिश की, मतलब कैसे मतलब डिस्कस करते हैं कि जब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर मतलब इशू किया। तो शुरुआत करते हैं हम फ्रांसिस डेकिस जिससे मतलब वो केस शुरू की 1580 में। तो उसके साथ हमें इंग्लिश की जो विक्ट्री थी वो देखने को मिली। स्पेनिश आर्मादा में 1588 में उस कारण एक नई सेंस आई ब्रिटिश एंटरप्राइज में। उसके साथ सेलर्स को एनकरेजमेंट मिली, क्योंकि पुर्तगीज जो थे वो हाई प्रॉफिट कमाने लगे 1599 में। तो एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स आया जो खुद को मतलब मर्चेंट एडवेंचर्स कहने लगे। तो उसी के साथ क्वीन एलिजाबेथ अपना पहला चार्टर इशू करती हैं, जिसमें वो इंक्लूसिव ट्रेडिंग की बात करती हैं, जो कि उसने 13 दिसंबर 1600 में इशू किया, जिसमें कहा गया कि वो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन जो है वो मतलब उसको कहा गया ईस्ट इंडीज़, जो कि ईस्ट इंडीज़ में मतलब जो कि ट्रेड करते थे। इस चार्टर में बात की गई गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन की, जो कि ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करते थे। तो फर्दर जो मोनोपोली थी 15 ईयर्स से 1609 में वो एक्सटेंड की गई, और डचेस वहाँ ऑलरेडी कंसंट्रेशन कर रहे थे, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो टेक्सटाइल्स और भी अदर कमोडिटीज़ मतलब के लिए आए थे। तो अब हम जानते हैं कि कैसे प्रोग्रेस की इंग्लिश कंपनी ने वेस्ट से साउथ तक। जब हम जब हमने डिस्कस किया, कैप्टन हावकिंस आए थे कोर्ट ऑफ जहांगीर में 1609 में। उसका जो मिशन था वो ये था कि वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे सूरत में, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि पुर्तगीज़ की अपोजिशन की वजह से, और फिर उसने आगरा लेफ्ट किया नवंबर 1611 में। उसी दौरान 1611 में इंग्लिश ने अपनी जो ट्रेडिंग थी उन्होंने स्टार्ट की मछलीपट्टनम में, जो कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट था इंडिया का। आखिर उन्होंने वहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश की सूरत में अंडर थॉमस एडलवर्थ। तो 1615 में सर थॉमस रॉय आया एज एन एम्बेसडर जहांगीर के कोर्ट में। तो वो वहाँ फरवरी 1619 तक रहा, मगर वो उसकी जो कमर्शियल ट्रीटी थी वो अनसक्सेसफुल हुई मुगल एम्पायर में। मगर उसकी जो परमिशन लाई थी कि वो सेटअप करना चाहता था फैक्ट्रीज आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच में। तो शुरुआत जो थी इंग्लिश कंपनी की वो स्मूथ प्रोग्रेस कर रही थी क्योंकि डच और पुर्तगीज़ की वजह से, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो प्रोग्रेस थी वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी। बॉम्बे जो थी वो मिली थी किंग चार्ल्स II को एज ए डाउरी, जो कि उसको दी थी किंग ऑफ पुर्तगाल ने। उसने उसकी जो प्रिंसेस थी, उसकी बेटी थी कैथरीन, उसे शादी की थी 1662 में। उसके बाद बॉम्बे को हेडक्वार्टर्स बना दिया गया, जो कि पहले सूरत में हुआ करती थी, जब वो बॉम्बे में हो गया। तो अब देयर वाजंट सम टैक्टिक पीस बिटवीन इंग्लिश एंड पुर्तगीज नाउ। तो उसके साथ जो डचेस और एंग्लोस के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स होने को थे, तो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और डचेस ने एग्री किया कि हम इंग्लिश कंपनी में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उसके जो इंग्लिश कंपनी की पोजीशन थी वो इम्प्रूव हुई। तो गोल्डन फरमानस जो कि इशू किए गए सुल्तान ऑफ गोलकुंडा के थ्रू 1632 में, तो उसमें उनको उनमें पेमेंट मिल रही थी 15 पगोडा, जो कि उस टाइम की करेंसी हुआ करती थी। तो मेंबर ऑफ मछलीपट्टनम काउंसिल का एक मेंबर था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। 1639 में उसने परमिशन ली जो रूलर था चांदागिरी का उससे कि वो मद्रास में फैक्ट्री बिल्ड कर सके, जो फिर फोर्ट ST जॉर्ज बना, जिसने फिर मछलीपट्टनम रिप्लेस किया हेडक्वार्टर्स एज इंग्लिश सेटलमेंट्स का। तो इंग्लिश ने एक्सटेंड कैसे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ फिर से की, तो उन्होंने अपनी जो उनकी फैक्ट्रीज थी उनको स्टार्ट किया बालासोर, हीरापुर, महानदी डेल्टा में 1633 में। अब करते हैं हम बात इंग्लिश का जो फुट होल्ड था बंगाल में वो कैसा था। जो बंगाल था उस दौरान वो बहुत एडवांस्ड था ट्रेड एंड कॉमर्स में, और वहाँ पे जो पॉलिटिकल कंट्रोल और कमर्शियल कंट्रोल था वो इंग्लिश का था। उसके अलावा ये मुगल एम्पायर की भी एक प्रोविंस हुआ करती थी। उस दौरान गवर्नर जो था बंगाल का उसका नाम था शाह सुजा। तो उसने इंग्लिश को अलाउ किया कि वो अपना ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में, लेकिन उनको उसके लिए टैक्स देना था
3000 एनुअली। और जो फैक्ट्रीज थी बंगाल की उनको स्टार्ट किया गया हुगली में 1651 में, और जो बाकी जगहों पे भी, जैसे कि मतलब कासिम बाज़ार, पटना, राजमहल। और जो कंपनी थी वो चाहती थी कि वो अपना मतलब मजबूत सेटलमेंट्स बनाए हुगली पे, क्योंकि वो फोर्स यूज़ कर सके जब उनको ज़रूरत पड़े। तो विलियम हेजेस जो फर्स्ट एजेंट और गवर्नर थे उस टाइम कंपनी ऑफ बंगाल में, उसने अपील की मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल को, जिसका नाम था शाइस्ता खान, 1682 में। तो उसने ग्रीवेंसेस के लिए उसको अपील की। जब अपील करने के बाद कुछ नहीं किया गया तो इंग्लिश और मुगल्स के दरमियान जो रिवाइवली थी यानी दुश्मनी थी वो बढ़ गई। तो 4 साल के बाद हुगली को मतलब सैक किया गया मुगल्स ने 1686 अक्टूबर में। तो इंग्लिश ने एक तरफ से मतलब एक कब्ज़ा जमाया था, और उनके जो इंपीरियल फोर्ट्स थे थाने में उन पे भी, उसके साथ साथ और हिजली पे भी, मिंदापुर में भी, उसके साथ साथ जो मुगल्स के किले थे उनको इंग्लिश ने उन पे इंग्लिश ने तूफान मचा दिया बालासोर में। तो उसके साथ इंग्लिश को फोर्स किया गया कि वो हुगली को लीव करे और वो अपना अनहेल्दी लोकेशन, मतलब वो एक अनहेल्दी लोकेशन पे पहुंचे जो कि रिवर गंगा के किनारे पे थी। तो जब मुगल्स की रेड पड़ी हुगली पे, जॉब चार्नोक जो कि एक कंपनी का एजेंट था, उसने मुगल से बातचीत की सोनाती को रिटर्न करने के लिए। तो उस दौरान चार्नोक ने साइन की एक ट्रीटी मुगल से फरवरी 1690 में, और उनको सुनाती वापस की गई अगस्त 1690 में। तो इंग्लिश फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया 1691 में। तो उसी दौरान इंपीरियल फरमान को इशू किया गया इंग्लिश ने कि वो अपना ट्रेड बंगाल में शुरू करने को मतलब 3000 उनको पेमेंट मिलेगी, वो अपना ट्रेड शुरू करना चाहते थे। वो मतलब एक तरीके से उनको अपना टैक्स देना था उनकी तरफ। तो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक ज़मींदार था जिसका नाम था सोबा सिंह। तो वो एक मतलब इंग्लिश के खिलाफ बगावत शुरू करने लगा, क्योंकि इंग्लिश ने जो सेटलमेंट्स थी उनकी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स को फोर्ट विलियम के नाम से भी आज जानते हैं। तो ये 1700 में ये मतलब सीट बनी ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कलकत्ता में, जिसमें चार्ल्स सर आयर पहले प्रेसिडेंट थे। तो फिर आते हैं हम फर्कशायर फरमानस की बात करते हैं। ये असल में ये फरमानस थे क्या। 1715 में एक इंग्लिश मिशन जिसे लीड कर रहा था जॉन सुरमन, तो उसके साथ फर्कशायर ने 3 फरमानस को इशू किया। तो उन फरमानस को रिगार्ड किया जाता है मगना कार्ता कंपनी। बंगाल में जो कंपनी के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को जो थे उनको रोका गया, एक्सेप्टिंग जो कि उनकी पेमेंट थी 3000 मिल रही थी उसको नहीं। तो कंपनी को इजाज़त मिला कि वो अपना जो उनकी पोजेशंस हैं उनको इशू कर सकते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के जो पोजेशंस हैं उनको, जो पासेस हैं उनको इशू कर सकते हैं। तो कंपनी को इजाज़त मिली कि वो रेंट करे मोर लैंड्स कलकत्ता के अराउंड, और जो कंपनी हैदराबाद में थी उसने अपनी प्रिविलेज जारी रखी। जो टैक्स उनको देना पड़ता था वो अब सिर्फ मद्रास को देना होगा। सूरत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पेमेंट मिला करती थी उन्हें 10,000, तो वो मतलब एक टैक्स की सूरत में उनको देनी पड़ती थी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करे बंगाल में। आखिरकार जो इंग्लिश थे वो जीत गए। तो अब करते हैं हम बात कि कैसे मर्ज हुए इंग्लिश के 2 कंपनीज। तो 1688 में हमें इंग्लिश रेवोल्यूशन देखने को मिली। उसके बाद द विग्स जो कि एक इंग्लैंड पॉलिटिकल पार्टी का एक मेंबर था, जिसका इन्फ्लुएंस था वो एनहेंस हुआ। उसने अपोज किया मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उस दुश्मनी में सर विलियम नॉरिस ने कंपनी फॉर्म की जो कि एम्बेसडर था औरंगजेब के कोर्ट के। तो जनवरी 1701 से 1702 तक तो जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस थे उसके मतलब उनको गेन करने के लिए वो एम्बेसडर बन गया था। लेकिन जो कंपनी थी वो फेल हुई, क्योंकि जो क्राउन पार्लियामेंट का प्रेशर था उन पे, उसकी वजह से। तो दोनों कंपनियों को मर्ज किया गया 1708 में, और उसे नाम दिया गया यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग द ईस्ट इंडीज। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बन गई थी। 1708 से 1873 तक उसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि क्या फॉर्मेटिव ईयर्स रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अब
इसको स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, आप ये सेल्फ स्टडी के लिए रख सकते हैं। तो अब हम आते हैं डायरेक्टली फ्रेंच सेंटर्स जो कि फाउंडेशन जिनको एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, हम डायरेक्टली इस पे आते हैं। जो फ्रेंच हार्बर्स थे जो कि एंगेज होना चाहते थे ईस्ट के साथ, ये ओपनिंग थी 16th सेंचुरी में। जो फ्रेंच लोग थे वो लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए। लुईस 14 के रीन के दौरान जो फेमस मिनिस्टर था जिसका नाम कोलवेट था, उसने फाउंडेशन की फ्रेंच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 में। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो 15 ईयर्स तक फिर चली, और फ्रेंच किंग ने जो कंपनी के आइलैंड ऑफ मडागास्कर में थी उनको उस पर कब्जा जमाया। तो कंपनी ने अपने बहुत सारी रिसोर्सेज लगाई कंपनीज को रिवाइव करने के लिए जो मडागास्कर में थी। तो 1667 में फ्रांसिस कॉर्नर ने एक मुहिम चलाई जिसमें वो सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो एक पर्शियन ने और फ्रांसिस कॉर्नर ने साथ मिलकर फ्रेंच फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करना चाहा मछलीपट्टनम में, और फिर इसमें 1669 में एट लास्ट 1673 में फ्रेंच ने परमिशन लिया शाइस्ता खान जो कि मुगल गवर्नर थी उस दौरान, उससे कि वो टाउनशिप एस्टेब्लिश करे कलकत्ता में। पहले तो की मछलीपट्टनम में 1669, अब की उन्होंने टाउनशिप एस्टेब्लिश करना चाहते थे कलकत्ता में 1673। ये डेट्स आपको याद रखने हैं। पुडुचेरी जैसे नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच इंडिया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था अब हम ये जानते हैं। तो 1673 में शेर खान लोधी जो कि गवर्नर थे वेलाकोंडापुरम में अंडर सुल्तान ऑफ बीजापुर, तो उसने जो फ्रांसिस मार्टिन को डायरेक्टर बना दिया था मछलीपट्टनम फैक्ट्री का। उसी दौरान जब पौंडीचेरी फाउंड हुई 1674 में, फ्रांसिस मार्टिन को उसी दौरान फ्रेंच गवर्नर बना दिया गया। तो फ्रेंच कंपनी ने उसी दौरान फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की अदर पार्ट्स ऑफ द इंडियाज में, और उसमें कोस्टल रीजन्स में जैसे कि माहे, कारिकाल, बलासोर, कसीम बाजार आते हैं। जब फ्रांसिस मार्टिन ने चार्ज लिया पौंडीचेरी एज ए गवर्नर ऑफ पौंडीचेरी 1674 में, उसने पौंडीचेरी को इम्पोर्टेंट प्लेस बना दिया। इंडीड जो फ्रेंच था उनका स्ट्रांग होल्ड देखने को वहाँ पे मिला। तो अब हम बात करते हैं क्या सेटबैक्स रहे हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। जो फ्रेंच की जो अपनी पोजीशन थी वो बैडली इफेक्ट हुई ड्यू टू द डचेस और फ्रेंचेस की वजह से। उसी दरमियान जो बैटल हुआ, डचेस ने पौंडीचेरी को कैप्चर किया 1693 में। उसी के साथ ही ट्रीटी ऑफ राउसिक कंक्लूड हुई सितंबर 1697 में, जो कि साइन की गई थी। 9 इयर्स का जो वार पीरियड रहा था फ्रांस और ग्रैंड अलायंस के दरमियान, जिसमें इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया और डच रिपब्लिक भी आ रहा था। तो जिसमें बोला गया कि पौंडीचेरी पे जो फ्रेंच कंपनी का स्ट्रांग होल्ड था, अब फ्रांसिस मार्टिन पौंडीचेरी को अच्छी तरीके से संभालना चाहते थे, लेकिन फ्रेंच को जो उनकी अपनी किस्मत थी वो साथ नहीं दी पाई। तो उसी के साथ वार ऑफ स्पेनिश सक्सेशन जारी होने को था, जिसकी वजह से जो फैक्ट्रीज थी उनकी सूरत, मछलीपट्टनम, बेंथम में उन पे उनको छोड़नी पड़ी। तो अर्ली 18th सेंचुरी में उसके बाद फ्रेंच को एक सेटबैक मिला जब फ्रांसिस मार्टिन की डेथ हुई 1706 में। तो उसके बाद जो फ्रेंच कंपनी की रीऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। 1720 में फ्रेंच को रीऑर्गेनाइज किया गया एज ए परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज, जिससे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। लीनियर एंड डेमस जो कि गवर्नर था उस दौरान, उसकी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया। जो फ्रेंच पोजीशंस थी मार्टिन सेंट रेनियन में उनकी, जो कि साउदर्न ईस्ट इंडियन ओशन पे थी, उनको यानी जो कि फ्रेंच पोजीशंस थी उनको स्ट्रेंथ मिल गई। तो अब करते हैं हम बात कि कैसे एंग्लो फ्रेंच के दरमियान कार्नेटिक वार्स हुए, तो उनके दरमियान क्यों दुश्मनी बढ़ गई। तो उससे हम पहले हम शुरुआत करेंगे जो ब्रिटिश और फ्रेंच इंडिया आए ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, वो पॉलिटिक्स में घुसने लगे। दोनों चाहते थे कि वो अपना पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश करे, और एंग्लोस और फ्रेंच के दरमियान जो दुश्मनी थी वो बढ़ गई। क्योंकि जो इंग्लैंड और फ्रेंच के पुराने कन्फ्लिक्ट्स थे उसकी वजह से, उससे उसे क्या हुआ कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन हमें देखने को मिला, जिसमें 7 वार्स हुए कंटिन्यूसली। तो उस वार से उस वार से ये डिसाइड हुआ कि ना ही इंग्लिश और ना ही फ्रेंच मास्टर बन सकते हैं इंडिया के। तो 1740 में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो ख़राब देखने को मिली। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आते हैं हम फर्स्ट कार्नेटिक वार, जो कि 1740
से 48 तक रहा। आखिरकार बैकग्राउंड क्या था इस वार का, कार्नेटिक वार का? वो यूरोपियंस ने दिया था, मतलब कोरमंडल कोस्ट, कार्नेटिक जो नाम था वो यूरोपियंस ने दिया था कोरमंडल कोस्ट को। तो हमें एंग्लोस और फ्रेंच के दरमियान यूरोप में मतलब वार देखने को मिला, जो कि ऑस्ट्रियन वार की वजह से पेश आया। तो उस जो ये इमीडिएट काज, उसका जो इमीडिएट काज था वो ये था कि जो फ्रांस था उसको लगा कि उनकी जो पोजीशन है वो वीकर है इंडिया में, तो वो नहीं चाहते थे इंडिया से मतलब दुश्मनी रखना। तो इंग्लिश नेवी ने बार्नेट के अंडर फ्रेंच शिप्स को सीज किया, लेकिन जो फ्रांस ने भी मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी मद्रास को सीज किया 1746 में अंडर एडमिरल बोर्नाडेस। तो जो कि फ्रेंच गवर्नर थे मार्टिus का, तो पहला कार्नेटिक वार हमें देखने को मिला। तो आखिरकार रिजल्ट ये निकला कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था वो एंड हुआ जब ट्रीटी ऑफ एक्सेस-ला-चैपले साइन हुई, जब ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन कंक्लूजन तक पहुंचा। तो मद्रास और इंग्लिश को जो वापस मिल गया, और मद्रास इंग्लिश को वापस मिल गया, और फ्रेंच को अपनी जो टेरिटरीज थी उन्होंने खोई थी नॉर्थ अमेरिका में, वो भी उनको वापस मिली। तो अब करते हैं हम बात सिग्निफिकेंस की। जो फर्स्ट कार्नेटिक वार था उसको याद किया गया फॉर द बैटल ऑफ एस.टी. थॉमे, जो कि मद्रास में हुआ था, जो फ्रेंच फोर्सेस और अनवरुद्दीन के फोर्सेस के दरमियान हुआ था, जो कि नवाब था कोरमंडल का, जिससे इंग्लिश ने भी हेल्प मांगी थी। तो स्मॉल फ्रेंच आर्मी ने मतलब कैप्टन पैराडाइज के अंडर इंडियन आर्मी को हरा दिया, तो अंडर मुजफ्फर खान। तो एस.टी. थॉमे में ऑन द बैंक्स ऑफ अदियार रिवर। तो उससे जो यूरोपियंस थे उनकी आंख खुल गई जब उन्होंने देखा कि स्मॉल आर्मी ने लार्जर आर्मी को डिफीट किया। तो उससे ये पता चला कि जो इम्पोर्टेंस है नावल फोर्स की वो क्या है। तो ये एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इसके बाद ही पता चला। तो उसके बाद हमें सेकंड कार्नेटिक वार देखने को मिलता है, जिसमें जो डुप्लेक्स है जो कि फ्रेंच गवर्नर था इंडिया का, वो चाहता था कि वो अपना जो पावर है वो इंक्रीज़ करे, और उनके जो लोकल डायनास्टिक डिस्प्यूट्स थे उनमें जो इंटरफेरेंस करी मतलब लोकल पीपल में। तो वजह ये निकला कि जब निज़ामुल मुल्क की डेथ हुई, तो जो फाउंडर था इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद का 1748 में, उसी दौरान चंदा साहिब को रिलीज़ किया गया, जो सन इन लॉ था दोस्त अली का, जो कि नवाब ऑफ कार्नेटिक का था। तो मद्रास में जो नासिर जंग था, जो वो भी सन था निज़ाम का, उसको अपोज करने लगा मुजफ्फर जंग को, जो कि ग्रैंड सन था नवाब का। जो हैदराबाद थ्रोन ऑफ हैदराबाद जो थी उस पर मुजफ्फर जंग ये क्लेम करता था कि उसको मुगल एम्परर के दौरान उसको गवर्नर ऑफ कार्नेटिक बना दिया गया था। मगर उसी दौरान जब कार्नेटिक ने अनवरुद्दीन खान को नवाब बनाया, तो उसमें चंदा साहिब जो थे वो उनसे बहुत नाराज़ हुए। तो फ्रेंच ने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को भी दक्कन और कार्नेटिक में। तो उसी दौरान कोरस ऑफ वार स्टार्ट हुआ, और फ्रेंच और मुजफ्फर जंग चंदा साहिब आर्मी ने साथ मिलके अनवरुद्दीन खान को डिफीट किया और उसे मार डाला। तो बैटल ऑफ अंबर में हमें ये देखने को मिलता है, जो कि वेलोर में हुआ, और मुजफ्फर जंग शोबदार बन गए डेक्कन के, और जो डुप्लेक्स थे वो उसको अपॉइंट किया गया गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज, जो कि साउथ ऑफ रिवर कृष्णा के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंच आर्मी बुशी के अंडर हैदराबाद पहुंचे, ताकि वो वहाँ फ्रेंच इंटरेस्ट्स को सिक्योर कर पाए, और जो उनकी वहाँ पे टेरिटरीज थी पौंडीचेरी में, उड़ीसा में, मछलीपट्टनम में, उनको वो फ्रेंच ने सीड की। और फ्रेंच आर्मी उसके बाद फेल हुई उनको असिस्टेंस देने में, किसको, मोहम्मद अली को त्रिचिनपोली में। और रॉबर्ट क्लीव जो कि इंग्लिश कंपनी से था, जो कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर था बंगाल प्रेसिडेंसी का, उसने एक प्रपोजल बनाया जिसमें कहा गया कि वो अटैक करेगा गवर्नर सॉन्ड्रेस पे मद्रास में। तो उसने सजेस्ट किया कि वो रेड डालेंगे आरिकोट पे, कैपिटल जो कि थी कर्नाटक की। तो उसका जो प्रेशर था वो त्रिचिनपोली में उसको डाइवर्ट करने के लिए उस पर डाला गया। तो उसमें से जो ब्रिटिश की जीत देखने को मिली। आखिरकार चंदा साहिब को फिर फांसी दी गई मोहम्मद अली ने, और फिर वो नवाब ऑफ कार्नेटिक खुद बन गया। नतीजा ये निकला कि जब फ्रेंच अथॉरिटीज़ थी वो तंग आई, क्योंकि उनके जो फाइनेंशियल लॉसेस थे वो हो रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने प्लान बनाया कि वो डुप्लेक्स को वापस बुलाएंगे। 1754 में गोडियो ने डुप्लेक्स को
एज अ फ्रेंच गवर्नर फिर से बनाया, और गोडियो इंग्लिश के साथ मतलब बातचीत करना चाहते थे और उनके साथ ट्रीटी कंक्लूड करना चाहते थे। फ्रेंच और इंग्लिश ने एग्री किया कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे लड़ाइयों में जो कि नेटिव प्रिंसेस के दो मतलब बीच होती थी। तो हिस्टोरियंस के हिसाब से जो असरात हमें देखने को मिले अमेरिका पे, तो पूरी तौर जो फ्रेंच ने अपनी जो उनकी रिवाइवली थी उन्होंने वो वापस ली, और इम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिले जो इंडियन अथॉरिटीज़ का चेहरा था वो ज़रूरी नहीं था यूरोपियन सक्सेस के लिए। तो क्योंकि जो इंडियन अथॉरिटीज़ थी वो खुद डिपेंडेंट थी यूरोपियंस पे। तो जो मोहम्मद अली थे जो कि नवाब ऑफ कार्नेटिक थे, और जो सलाबाद जंग थे जो हैदराबाद का था, वो खुद उन पे डिपेंडेंट हो गए रादर देन उनको कोई वो मदद करे। तो जो अब हमें डिस्कस करना है वो ये है कि कैसे राइज एंड फॉल हुआ डुप्लेक्स का। मेरे हिसाब से ये भी आप अपने मतलब आप खुद करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसको देख सकते हैं और रिव्यूज़ भी हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। अब करते हैं हम डायरेक्टली बात थर्ड कार्नेटिक वार की, जिसका टाइम पीरियड रहा 1758 से 63 के दरमियान। तो 1758 में फ्रेंच आर्मी जो थी मतलब उसके अंडर काउंटी लेली के अंदर उसने कैप्चर किया इंग्लिश जो फोर्ट्स थे एसटी डेविड और विजियांग्रान के उनको। तो उससे ये देखने को मिला जो इंग्लिश था वो ऑफेंसिव पड़ गया फ्रेंच को। तो एडमिरल डी एच के अंडर मुसलीपट्टनम में। थर्ड कार्नेटिक वार को हम बैटल ऑफ वैंडिवाश भी कहते हैं, जो कि इंग्लिश ने जीता 1760 में 22 जनवरी में। तो वैंडिवाश जो कि हुआ तमिलनाडु में। तो जनरल आयरिक कोटी ने फ्रेंच आर्मी को शिकस्त दी अंडर काउंट थॉमस आर्थर दी लैली। तो पौंडीचेरी की वजह से लैली मतलब बच गए, उससे मतलब उसने सरेंडर किया जनवरी 16 में, और उसके बाद वो प्रिजनर बन गए। उसके बाद उसको फांसी दी गई 1766 में। तो उसके साथ ही फ्रेंच जो पावर है वो हमें रिड्यूस देखने को मिला। अगर हम रिजल्टेंट सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, ये मतलब वार एक मतलब धोखा देने वाला साबित हुआ, और जो ट्रीटी ऑफ पीस एंड पेरिस को रेस्टोर किया गया 1763 में। फ्रेंच और उनकी जो फैक्ट्रीज थी, जो फ्रेंच और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जो फ्रेंच का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो डिसअपीयर हुआ आफ्टर वार। लेकिन जो फ्रेंच मतलब वो फिर भी लाइक कर रहा था डच और पुर्तगीज काउंटर पार्ट्स को इंडिया में। तो इंग्लिश जो थे वो सुप्रीम हो गए यूरोपियन पावर से, और उनके जो सब कॉन्टिनेंट थे इंडिया में उन पे। तो डच को डिफीट होने के बाद बैटल ऑफ बिंद्रा में 1759 में हमें ये देखने को मिला। जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, उसकी वजह से जो पूरा ब्रिटिश रूल ऑल ओवर इंडिया था वो हमें देखने को मिला। तो ये एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला, जिसमें ब्रिटिश जो उनकी फोर्सेस थी मतलब उनमें विक्ट्री हुई, और जो फ्रेंच फोर्सेस थी उन पे उनका पूरा कंट्रोल आया। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बैटल ऑफ वैंडिवाश में 1760 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी रेडी थी पूरा रूल करने के लिए, तो यूरोपियन इन्वेडर्स ने हमें फॉल ऑफ इंडिया देखने को मिला, क्योंकि जो जियोपॉलिटिक्स थी उसकी बहुत कमी थी इंडियन रूलर्स में उस टाइम। तो उसकी वजह से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज़्यादा पावरफुल देखने को मिली। अब हम जानते हैं कि जो इंग्लिश को जो सक्सेस मिली और फ्रेंच को फेलियर हुए। तो इंग्लिश कंपनी जो थी वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज थी, उसकी मतलब एक किस्म का शौक उनको एक किस्म का शौक पैदा हुआ था, मतलब वहाँ के लोग उनके लोगों में, और उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया था, क्योंकि जो गवर्नमेंटल कंट्रोल था उन पे वो बहुत ही लेस था, और उस कारण जो कंपनी ने इंस्टेंट डिसीजंस लेना शुरू किए बिना किसी अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट के। एक तरफ से जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी वो स्टेट कंसर्न थी, और जो दूसरी तरफ जो इंग्लिश नेवी थी वो सुपीरियर थी टू एज कंपेरिजन टू फ्रेंच नेवी। तो इसमें एक कट ऑफ लग गया कि जो फ्रेंच पोजीशंस का फ्रांस में और इंडिया में। तो जो इंग्लिश के अंडर 3 प्लेसेस थी वो थी कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, बल्कि जो फ्रेंच के पास खाली एक थी वो थी पौंडीचेरी। तो फ्रेंच के जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे वो महत्व हुए, क्योंकि जो उनके फंड्स थी उनमें शॉर्टेज देखने को मिली, तो वो इंग्लिश के महत्व हुए।
हालांकि जो फ्रेंच को अपने इंपेरियलिस्टिक मोटिव्स थे, उसके बावजूद भी ब्रिटिश ने उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट से उनको नेगलेक्ट नहीं किया। ब्रिटिश को साउंड फाइनेंशियल कंडीशन थी अच्छी, तो वो उनको मदद करते थे फिर वार्स में। तो इंग्लिश की जो सक्सेस हुई उसका मेजर फैक्टर ये था कि जो उनके कमांडर्स थे और उनकी जो सुपेरियरिटी थी ब्रिटिश कैंप में। और इंग्लिश के साइड में बहुत सारे लीडर्स थे, जैसे कि सर आयरी कूटी, मेजर स्ट्रेंजर, लॉरेंस क्लीव। लेकिन फ्रेंच की साइड खाली हमें डुप्लीकेट्स देखने को मिला। अब हम करते हैं बात डेनिश की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एस्टेब्लिश हुई 1660 में। तो 1620 में उन्होंने अपनी फैक्ट्री फाउंड की ट्रंकीबार की थंजौर में, जो ईस्टर्न कोस्ट था इंडिया का। तो उनके जो सेटलमेंट्स थे वो सिरापोरा में थी, कलकत्ता में, मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं देखने को मिली ज़्यादा। उन्होंने ब्रिटिश को मतलब वो उन्होंने अपनी जो उनके कोस्ट थे उन्होंने ब्रिटिश को बेच दिए 1845 में। और डेनिश मशहूर हुए अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ में, ना कि कॉमर्स में। अब हम बात करते हैं कि क्यों इंग्लिश सक्सीड हुए अदर यूरोपियन पावर्स से। यूरोपियंस आए थे एज ए ट्रेडर्स इन इंडिया और उन्होंने सी रूट्स डिस्कवर किए, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार जो जीत हुई वो इंग्लैंड्स की हुई। एंड दे आर द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल, वो हमें देखने को मिले ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो आफ्टर ट्रेडिंग कंपनीज, जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उनका जो कंट्रोल था वो डायरेक्टली और उसको एनुअली इलेक्ट किया जाता था। और जो ट्रेडिंग कंपनीज थी पोर्तुगल एंड फ्रांस की, उनको ओन करती थी स्टेट, क्योंकि उनका जो नेचर था वो फ्यूडलिस्टिक था। और जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी की, वो गौर नहीं करते थे कंपनी को प्रमोट करने के लिए। तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है वो मतलब देखने को मिला बिटवीन 72 to 65 के दरमियान, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी वो नहीं हो पाई। जो नावल सुपेरियरिटी थी उस दौरान ब्रिटिश की, उनकी जो नावल थी वो बहुत ही मतलब एडवांस्ड देखने को मिली और उतनी मतलब ताकतवर थी कि वो पुर्तगीज़ और फ्रेंच को एक साथ हरा सकते थे। तो उसी के साथ हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी देखने को मिलती हैं, जो कि इंग्लैंड में शुरू हुई 1816 सेंचुरी में। तो जब बहुत सारी नई मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, जैसे कि पावर लूम, स्टीम इंजन, स्पिनिंग जनी और भी बहुत सारी चीज़ें, जिससे हमारी मतलब जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज देखने को मिली। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इंग्लैंड अपनी जो हेजेमनी उनकी थी वो मेंटेन रखने में कामयाब हुए। उसके बाद करते हैं हम बात स्टेबल गवर्नमेंट की। 1688 में ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल हमें देखने को मिली। और जो यूरोपियन नेशंस थे जैसे कि फ्रांस, उनमें से हमें मतलब वायलेंट रेवोल्यूशन देखने को मिली ड्यू टू द नेपोलियन वार्स। तो जिसमें जो नेपोलियंस को डिफीट किया गया, उससे जो फ्रांसिस लोग थे वो कमज़ोर पड़ गए। और इटालियंस जो थे वो यूनाइट हुए लेट 1861 में। तो जो कि स्पेन और डच थे उनके दौरान जो वारस हुए, उनके जो पुर्तगीज़ इंपेरियलिज्म जो उनका था वो ख़त्म हुआ। और आखिरकार जो डचेस थे वो अपनी पोजीशंस ब्रिटेन को बेचते हैं और एशिया को लीव करते हैं। अब करते हैं हम बात डेबिट मार्केट मतलब कैसे यूज़ किया, किसने पहले यूज़ किया। ब्रिटिश वो था ब्रिटिश। तो ब्रिटिश की जब सक्सेस हुई तो उससे सिर्फ ये मतलब उसकी सिर्फ वजह यही थी कि उन्होंने अपने जो फंड्स थे वो वारस में यूज़ किए। और दुनिया का जो पहला सेंट्रल बैंक हमें देखने को मिलता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मतलब ब्रिटेन जो थे वो ज़्यादा पावरफुल देखने को मिले हमें फ्रांस एंड स्पेन से एज कंपेरिजन टू देम। अब हम समरी करते हैं स्टार्ट। अब हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स नोट कीजिए। पहले हमने पढ़ा सी रूट, जिसमें हमने पढ़ा स्प्रेड ऑफ रेनेसेंस 15th सेंचुरी में। और यूरोपियन जो इकोनॉमी थी वो ग्रो की, इसमें लग्जरी गुड्स उनके जो थे वो इंक्रीज हुए और उनकी जो सप्लाई ऑफ मीट थी, स्पाइसेस थी, वो भी इंक्रीज देखने को मिली। इसके बाद हमने देखा कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि 1453 सायरा इजाफे में देखने को मिले, जिसमें हमें ऑटोमन तुर्क्स थे, उन्होंने न्यू रूट्स को मतलब इंडिया तक पहुँचने के लिए कोशिश की। उसके साथ हमने पढ़ा कि स्पेन एंड पुर्तगाल को नॉर्थ यूरोपियंस ने एड किया इन शिप्स एंड टेक्निकल नॉलेज। उसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि जो पुर्तगीज़ के पॉइनर्स थे उन्होंने फॉलो किया डच, इंग्लिश, डेनिश एंड जो फ्रेंच रेस्पेक्टिवली थी वो इंडिया पहुंचे। तो पुर्तगीज़
में हमने पढ़ा वास्को डी गामा ने सी रूट पहले एडवेंट किया 1498 में, सेकंड विजिट उसका 1502 में हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रांसिस डू अल्मीडा, तो जो कि फर्स्ट गवर्नर जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी इशू की थी, जिसे हम कार्टेजी सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अल्फांसो अल ब्राकी, जिसे कंसिडर किया जाता है पुर्तगीज़ पावर, मतलब फाउंडर ऑफ पुर्तगीज़ पावर इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा नानू दी चिना शिफ्टेड, इसने की थी कैपिटल शिफ्ट चोचन से गोवा तक 1530 में। तो उसके साथ साथ हमने पढ़ा फैक्टर्स क्या हुए पुर्तगीज़ जब डिक्लाइन हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा इमरजेंस हुए पावरफुल डायनास्टीज नॉर्थ इंडिया में, माराथोस, और भी बहुत सारे रीजन्स हुए, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो खुद। और उसके बाद हमने पढ़ा डच, मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड्स वेरी हैजी, जो कि कंपनी का नाम था, जिसे फॉर्म किया गया 1602 में, जो कि चार्टर किया डच पार्लियामेंट ने पास। तो उसके बाद हमें डच फैक्ट्रीज हमें इंडिया में देखने को मिली, जैसे कि मसूलीपट्टनम, पॉलीकट में, सूरत में। उसके बाद हमें डिक्लाइन इन इंडिया उनका देखने को मिला जबकि एंग्लो डच रिवाइवल हुई। उसके बाद हमें बैटल ऑफ बिदारा देखने को मिला, जिसमें इंग्लिश ने डच को डिफीट किया। उसके बाद इंग्लिश के फैक्टर्स फाउंडेशन हमने पढ़े, ड्रोकिस फोर्सेस। उसके बाद हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब फॉर्म हुई दिसंबर 31 1600 में, तो क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर इशू किया कंपनी मोनोपोली ट्रेड के लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा सेटलमेंट्स इन इंडिया, कैसे सेटलमेंट्स हुए, जैसे कि कैप्टन थॉमस की विक्ट्री हुई पुर्तगीज से और इंग्लिश ने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की सूरत में। उसके साथ साथ बम्बई का कंपनी चार्ल्स, मतलब बम्बई को चार्ल्स II को मतलब एज ए डावरी मिली थी उसको, और उस मद्रास मसूलीपट्टनम को रिप्लेस किया गया st जॉर्ज, ये हमने पढ़ा। और उसके साथ साथ हमने सिटी ऑफ कलकत्ता बड़ा के डेवलपमेंट ऑफ 3 विलेजेस हुई सनती, ऐसे ही हमने पढ़ा मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल, जिसे हम मतलब फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स वहाँ पे वो मतलब एस्टेब्लिश करते हैं, जिसे हम फोर्ट विलियम भी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फारुखशियार फरमान, जिसे हमने कहा कि उसे मगाकार्ता ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहा जाता है, उसने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि मर्जर हुई कंपनी 1635 में, जिसमें जो विलियम कोर्टिन थे वो उसने इशू किए थे लाइसेंस ट्रेड के लिए चार्ल्स I को 1657 में। तो उसके बाद हमने पढ़ा फ्रेंच की फाउंडेशन हुई 1664 में, कोलब्रेट जो कि लुईस XIV के अंडर जो मिनिस्टर था, और जो फाउंडेशन हुई कंपेनी डी इंडस ओरिएंटल्स। और उसके बाद हमें सेटलमेंट्स इन इंडिया देखने को मिले, जिसमें जो हेड क्वार्टर्स थे उनको फ्रांसिस मार्टिन के दौरान मतलब डेवलप किया गया, और उसके जो डायरेक्टर्स थे वो थे शेर खान लोधी, वेलकंडपुरम जो कि गवर्नर थे वहाँ के। फाइनली जो इंडियन यूनियन बना 1954 में। उसके बाद एंग्लो फ्रेंच रिवरली हमें देखने को मिलती है, जिसमें हमें इंग्लिश और फ्रेंच की रिवरली देखने को मिली, और उसके काजेस ये थे कि जो उनकी कमर्शियल इंटरेस्ट थे और उनके जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे यूरोप में, उनके मतलब वो काजेस थे उसके। और उसके बाद हमने पढ़े कार्नेटिक वार्स, इसमें आपको याद रखना है ट्रीटिस ऑफ एक्सेस चापे कब एंड हुई, तो ये टाइम पीरियड क्या था। और सेकंड कार्नेटिक वार, उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड कार्नेटिक वार, जिसमें आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ पेरिस। और उसके बाद हमने पढ़ा कॉजेस ऑफ द फ्रेंच फेलियर के क्या काजेस रहे। तो ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी आके पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।